डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो 27 मार्च को होने वाला है। तो आप इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को विथ आंसर के साथ मैं आपको देने वाला हूं, तो आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यदि आप इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आपको इसको भी पढ़ना है और अपनी बुक से भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपको ये ज़रूर पढ़ लेना है अच्छे से। तो इसमें देख सकते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिस प्रकार से आपका यहाँ पर विज्ञान में हुआ था 2.5 घंटे का टाइम दिया गया था, 2.5 घंटे का टाइम इसमें मिलेगा। यहाँ पर आपकी क्लास लिखी रहेगी, यहाँ पूर्णांक लिखा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन वो लिखे रहेंगे, इतने क्वेश्चन आपको दिए जाना है। यहाँ सत्र लिखा है और यहाँ पर स्कूल का नाम भर देना है, यहाँ पर अंकों में अपना रोल नंबर भर देना है, नीचे शब्दों में भर देना। बाकी डाइस कोड, यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड, स्कूल परीक्षा का केंद्र, जिस भी परीक्षा केंद्र पर आप जिस भी स्कूल में पेपर हो रहा है वहाँ का केंद्र, उस केंद्र का नाम है ना, और यहाँ पर आपको दिनांक भर देना। फिर इसके बाद चलते हैं हम इसके क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन मेन चीज़ देखिए कि क्वेश्चन इसमें जो है जिस प्रकार से विज्ञान में पूछे गए थे उसी प्रकार से आपको सामाजिक में भी पहले विकल्प ही पूछे जाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपने वो मैंने जो सेट बताए हुए थे, आपने वो सेट तैयार किए थे अगर विज्ञान में, तो उन्हीं में से पूरा पेपर आया हुआ है। यदि आप इस पेपर को भी अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, अच्छे से याद करके जाते हैं, तो आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इस पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देख सकते हैं ऐसे, मतलब अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अंत तक आपको इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलेगी। भारत में अंग्रेजी शासन को किस नाम से जाना जाता है? भारत में अंग्रेजी शासन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है औपनिवेशिक युग। भारत में अंग्रेजी शासन को औपनिवेशिक युग के रूप में भी जाना जाता है ना। फिर इसके बाद चलते हैं सती प्रथा। सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई थी? तो सती प्रथा पर 1829 में पाबंदी लगाई गई थी। किसने लगाई थी पाबंदी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने लगाई थी और इस पर पाबंदी और इसकी शुरुआत किसने की थी। फिर आगे चलते हैं, 1857 के विद्रोह में कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। इसमें 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस, याद रखना। 1857 की क्रांति के जो मेन लीडर थे वो कौन से थे, है ना। तो ये आपको कुछ इसकी मेन चीज़ें याद रख लेना है। मंगल पांडे जी को माना जाता है। तो इसके बाद देखिए, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, विकास और उपयोग के आधार पर, नवीनीकृत और अनवीनीकृत, है ना। फिर इसके बाद किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसमें विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? तो वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। फिर इसके बाद चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वें क्वेश्चन में है, रेशम का कीट किस पेड़ पर पाया जाता है? जो रेशम का कीट होता है वो किस पेड़ पर पाया जाता है? वो सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है रेशम का कीट। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको सबके आंसर्स मिलेंगे और सब क्वेश्चन के भी आंसर्स मिलेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से इनको पढ़ के जाना है। एक टपकता, है ना, एक टपकता नल वर्षा में, एक टपकता नल वर्ष में कितना जल व्यर्थ करता है? तो इसका जो राइट आंसर है 1200 लीटर। इसके बाद बात करें अपन 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन में सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? जो सच्चर समिति चलती है, इसका गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था 2005 में। फिर इसके बाद देखिए, कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है? तो कानून बनाने का अधिकार संसद का है ना। कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? संसद को है। फिर इसके बाद देखिए, अब 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन में ईवीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। ईवीएम का जो पूरा फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, उसी को फुल फॉर्म या विस्तारित रूप एक ही होता है। तो ईवीएम का विस्तारित रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। फिर इसके बाद चलिए
आगे चलते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चनों के आंसर सहित आपको बताया हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। इसमें सबसे पहले ये लघु के क्वेश्चन है। लघु त्रीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? तो किसने लगाया था? तो ये आपको याद रखना है। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। कब लगाया था? ये लगाया था 1498 में, है ना। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए पुर्तगालियों की खोज हुई कि पुर्तगालियों ने खोज की कि एक यात्रा भारत से पुर्तगाल तक की यात्रा के लिए एक मार्ग खोजा था। तो किसने खोजा था? वो वास्को डी गामा ने। तो आपको यही जो लिखा हुआ है ये याद करके रखना है, याद रख लेना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो आप इसको अपने बुक में लिख लीजिए। एल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया था? एल्बर्ट जो बिल होता है वो सरकार ने आकर वापस क्यों ले लिया था? तो ये इसका देखिए मेन रीज़न क्या था। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में ये आपका जो ये एल्बर्ट बिल है, इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। इसका मेन ये रीज़न था। तो इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि ये जो भारतीयों पर भी वही नियम लागू होगा, वही ब्रिटिश पर भी लागू होगा, वही यूरोपीय व्यक्तियों पर भी लागू होगा। इसीलिए उन्होंने वापस कर लिया, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि केवल हम भारतीय लोगों पर ही ये बिल पारित करें। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? वापस कर लिया था। फिर इसके बाद देखिए आगे आपको इसी प्रकार से याद करना है जिस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर देखिए, अंग्रेजी भाषा सीखने की ज़रूरत पर मैकाल ने जोर दिया था। तो अंग्रेजी भाषा सीखने की ज़रूरत पर मैकाल ने जोर इसलिए दिया था क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सैन्य बनाने, उनकी रुचियों को बदलने का रास्ता हो सकता था, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत को मैकाल ने पर जोर दिया। मैकाल ने इसीलिए उस पर जोर दिया था कि ये अंग्रेजी सीख लेंगे तो ये हमारे सैन्य मतलब सेना में शामिल हो जाएंगे और हमारे लिए काम करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित 3 उद्योग आपके ये देखिए, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग। इस प्रकार के उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं। संसाधन की परिभाषा दीजिए। तो संसाधन की परिभाषा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है उसे संसाधन कहते हैं। जो भी पर्यावरण में उपलब्ध है वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी कर सकती है उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। इसके बाद देखिए, मिश्रित कृषि क्या है? यह किन किन देशों में प्रचलित है? तो मिश्रित खेती देखिए क्या है, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। यह यूरोप अर्जेंटीना में प्रचलित है। यूरोप के जो अर्जेंटीना है वहाँ पर प्रचलित है ये मिश्रित खेती। तो आपको याद रखना है मिश्रित खेती क्या है। तो जब फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए तो उसको बोलते हैं मिश्रित खेती। यह यूरोप अर्जेंटीना जैसे देशों में क्या है? प्रचलित है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा कई बार एक जो अर्धवार्षिक त्रैमासिक में भी पूछा गया सवाल है। भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना आवास, है ना, खाना पीना आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भूमि हमारा जीवन का
आधार है। इसके बिना आवास मतलब रहना, खाना, पीना आदि कुछ भी संभव नहीं होगा, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है। फिर देखिए, संसद किसे कहते हैं? जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधि के समूह को संसद कहा जाता है। जो जनता द्वारा चुने गए हैं वो सभी प्रतिनिधि एक सामूहिक रूप से संसद कहलाते हैं। जिसको भी चुनाव हुआ है, जनता ने उनको वोट दी है, तो जितने भी व्यक्ति हैं जो समूह के अंतर्गत आते हैं, मतलब जैसे सरपंच हो गया आपका, और मतलब प्रत्येक वो व्यक्ति संसद का जो सदस्य है ना, उसको क्या बोलेंगे? संसद बोलेंगे। जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहते हैं, सामूहिक रूप से उसको क्या बोलेंगे? संसद। फिर इसके बाद देखिए, न्यूनतम वेतन से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम वेतन से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम वेतन जो किसी व्यक्ति, जो किसी नियोजकता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जैसे सामूहिक समझौता या व्यक्तिगत अनुबंध, है ना, से कम नहीं किया जा सकता, उसे न्यूनतम वेतन कहलाता है। आपको अपनी बुक से कर लेना है, जो इसमें समझ में नहीं आ रहे हैं आपको, तो आपको अपनी बुक से भी कर लेना है। फिर 20वां, आपके क्षेत्र में उपलब्ध 5 जन सुविधाओं के नाम बताइए। तो ये बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, अस्पताल, संचार के साधन आदि ये क्या हैं? जन सुविधाओं के नाम हैं। फिर इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसके प्रति मुहिम चलाई गई, है ना। तो इसमें इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा इनको। अपना वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, और इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है पेपर में। बाकी आप अपनी पढ़ाई जारी कीजिए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही अगला पेपर मिलता है उसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए है, तो आप बेल आइकन को दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मेहनत पड़ लगती है उसमें।